दोस्तों इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक PS1 रिलीज हो चुकी है और जैसा कि आपने हमारे PS1 के फैक्ट्स एंड डिस्कशन वाले वीडियो में जाना है कि यह फिल्म अखंड भारत के जनक और भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले महान चोल साम्राज्य पर आधारित है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, तभी यह फिल्म समझ में आएगी, नहीं तो घंटा कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। खैर PS1 यानी पोनियन सेल्वन कैसी फिल्म है? 500 करोड़ में बनी यह फिल्म क्या हमारी उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं? आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। PS1 1955 की ऐतिहासिक ड्रामा तमिल लेखक कल्की के सबसे फेमस नॉवेल पोनियन सेल्वन पर आधारित है। पोनियन सेल्वन का मतलब है सन ऑफ पोन्नी। प्राचीन तमिल साहित्य में कावेरी नदी को ही पोन्नी कहा गया है। फिल्म की कहानी की शुरुआत अजय देवगन के वॉइस ओवर के साथ होती है, जहां हम देखते हैं कि चोल साम्राज्य के शासन में आसमान में एक धूमकेतु यानी कॉमेट दिखाई देता है। पंडित और ज्योतिषाचार्य यह भविष्यवाणी करते हैं कि एक बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। सुंदर चोल एक पराक्रमी चोल सम्राट हैं, जिनसे कोई नहीं जीत पाता है। उन्होंने राष्ट्रकूट, पल्लव और पांड्या जैसे वीर राजवंश को हराकर अपने चोल राजवंश को विश्व प्रसिद्ध बना दिया है। चीन का शांग राजवंश भी उनकी इस बहादुरी का लोहा मानता है। उनके 2 बेटे हैं, आदित्य करिकालन और अरुलमोली वर्मन। यहाँ अरुलमोली वर्मन को ही पोनियन सेल्वन कहा गया है। सुंदर चोल के बीमार होने के बाद आदित्य को राजा बना दिया जाता है। राष्ट्रकूटों को युद्ध में हराने के बाद आदित्य को यह खबर मिलती है कि साम्राज्य में चोल राज सिंहासन के खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है। उस षड्यंत्र का पता लगाने और उसकी खबर अपने पिता सुंदर चोल और बहन कुंदवई को देने के लिए वो अपने दोस्त वल्लभ रायन को भेजते हैं। यहीं से पूरी कहानी बस वल्लभ रायन के भाग दौड़ में ही निकल जाती है। उनको जिस काम के लिए भेजा गया है वो छोड़कर दुनिया भर का काम करने लगते हैं। षड्यंत्र का पता लगाते लगाते वो सिंघला यानी श्रीलंका जा पहुंचते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात होती है पोनियन सेल्वन अरुलमोली वर्मन से, जो कि बौद्ध धर्म का पालन कर रहे होते हैं। वल्लभ रायन और अरुलमोली वर्मन सिंघला से तंजौर की ओर आने लगते हैं। तभी समुद्र मार्ग में पांड्या योद्धाओं द्वारा उन पर हमला होता है और तंजौर यह खबर पहुंचती है कि पोनियन सेल्वन नहीं रहे। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है उसका पता हमें इसके दूसरे और आखिरी पार्ट में चलेगा। यह गेम ऑफ थ्रोन देखते वक्त आपको भी यह पता चल जाता है कि आपके खिलाफ भी षड्यंत्र चल रहा है। PS1 देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, हर कोई राजा मौली नहीं हो सकता और हर बार बाहुबली भी नहीं बन सकती। हालांकि इसके रिलीज होने के साथ ही तमिल फैंस 2 ग्रुप्स में बट गए हैं। एक हैं जो PS1 को कंपैरिजन बाहुबली से करके PS1 को ही बेकार बता रहे हैं और एक हैं जो इसी कंपैरिजन से बाहुबली को बेकार बता रहे हैं। लॉजिकली दोनों की तुलना करना सरासर बेवकूफी है। दोनों ही फिल्मों में जमीन आसमान का अंतर है। जहां बाहुबली एक फिक्शनल कहानी है, वहीं PS1 इतिहास पर आधारित है और एक नावल पर भी। ऐसे में फालतू में बहस करके आपस में ही लड़ना इन दोनों फिल्मों की ही बेइज्जती है। फिल्म देखते वक्त हम इस इंतजार में रहते हैं कि अब कुछ होने वाला है, अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन ये क्या? क्लाइमेक्स देखने के बाद बस यही ख्याल आता है, बस यही सब देखने के लिए हम लोग 2.5 घंटे से बैठे थे। किसी भी कैरेक्टर में कोई डेप्थ ही नहीं है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन ही नहीं दिया गया है। इतने बड़े महान पराक्रमी सम्राट थे आदित्य करिकालन, लेकिन यहाँ उन्हें कबीर सिंह बनाकर रख दिया गया है। अपनी प्रेमिका के वियोग में वो मदिरा पी रहे हैं, नाच गा रहे हैं, मार काट मचा कर रखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको भुलाने के लिए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, फिल्म में ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, मानते हैं नॉवेल में उन्हें ऐसा ही लिखा गया होगा, लेकिन उसे दिखाने और विजुअलाइज करने का एक अलग नजरिया भी होता है। जरूरी नहीं है कि उसे भी देवदास या कबीर सिंह ही बना दिया जाए। जो सबसे मेन राजा हैं, उन्हीं को सबसे कम स्क्रीन टाइम दिया गया है। पूरी फिल्म वल्लभ रायन का रोल प्ले करने वाले कार्तिकी भाग दौड़ में ही निकल जाती है। ऐश्वर्या राय बच्चन और त्रिशा कृष्णन को जिस काम के लिए रखा गया है उसमें वो बखूबी माहिर नजर आती हैं। पोनियन सेल्वन के रोल में जयम रवि भी काफी जमे हैं। इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी यह फिल्म बहुत फीकी फीकी सी नजर आती है।
इसका कैमरा वर्क देखकर ऐसा लगता है कि कैमरे को अपने प्राइवेट पार्ट पर रखकर शूट किया गया है। इतना ज्यादा हिला दिया गया है कि कुछ समझ ही नहीं आता है कि चल क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि कैमरा वर्क सब जगह ही बेकार है। ऐश्वर्या राय बच्चन और त्रिशा कृष्णन का जब फेस ऑफ होता है तो वो सीन बहुत ही बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है, एकदम ग्रैंड लगता है। लेकिन फिर उसके बाद कैमरा इधर उधर नाचने लगता है। एक्शन सीक्वेंस को बहुत ही बेहतर और ग्रैंड लेवल पर शूट किया जा सकता था, लेकिन रियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंस दिखाने के चक्कर में सीन ना तो रियलिस्टिक लगता है और ना ही एक्शन। इस फिल्म का एक और सबसे माइनस पॉइंट है इसकी टाइमिंग। भाई साहब 2 घंटे 50 मिनट में यह फिल्म देखकर इंसान थक जाता है, और ऊपर से इतना टाइम देने के बावजूद अगर आपको वो एंडिंग सेटिस्फाई ना कर पाए तो और आपका दिमाग खराब हो जाता है। इस फिल्म को बड़े लेवल पर शूट तो किया गया है, लेकिन बहुत ही सुस्त तरीके से। इंटरवल के बाद यही लगने लगता है कि अब जल्दी से कुछ कंक्लूजन निकले और घर चला जाए। आपने चोल साम्राज्य के इतने विशाल महल और सेनाएं दिखाई हैं, वो भी थोड़ी बहुत ही झलक है, लेकिन जो सबसे जरूरी था उसे दिखाना आपने जरूरी नहीं समझा। चोल राजवंश की विरासत जैसे भारत का प्रसिद्ध मंदिर तंजावुर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, गंगईकोट चोलपुरम मंदिर, इसमें से किसी का भी निर्माण कार्य दिखा सकते थे कि उस जमाने में इसे कैसे बनाया गया था, कितना संघर्ष किया गया था, या फिर चोलों की नाट्य कला, शिल्प शैली, कांस्य मूर्ति कलाएं और सबसे महत्वपूर्ण भगवान शिव की नटराज मूर्ति के निर्माण के बारे में भी काफी कुछ दिखा सकते थे। चियान विक्रम ने जब अपने इंटरव्यू में इसके बारे में बताया था तो हमें लगा कि इसके बारे में फिल्म में और विस्तार से बताया गया होगा, लेकिन यहाँ फालतू की भाग दौड़ में सारा समय बर्बाद कर दिया गया है। अरे भैया, नॉवेल को अडैप्ट करने का ये मतलब नहीं है कि जो लिखा है वही छाप दिए। उसमें अपना भी दिमाग लगाना होता है, उसे विजुअलाइज करना होता है। सच कहूँ तो मणिरत्नम जी की कोई भी मूवी आज तक मुझे कुछ खास पसंद ही नहीं आई है, और ऐसा मुझे लग भी रहा था कि ये भी कुछ खास नहीं होने वाला है। ये बात हमें ट्रेलर देखकर ही पता चल गया था। AR रहमान का म्यूजिक इस फिल्म का सबसे सेटिस्फाइंग पॉइंट है। 1-2 जगह छोड़कर इसका हिंदी एडेप्टेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ है। कुल मिलाकर अगर ऐसी ऐतिहासिक फिल्म जो भारत के गौरवशाली इतिहास पर आधारित हो उसे इस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो आज की जनरेशन क्या सीख पाएगी, बल्कि और भी इसका मजाक बनाकर रख देगी। कोई भी कांड करके सारा दोष पूर्वजों पर ही डाल देगी। खैर, अब इस बारे में इससे ज्यादा बात करना बेकार है। जब PS1 का ये हाल है तो इसके दूसरे और आखिरी पार्ट PS2 से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो अपना एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।